Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 5th Data Analysis lecture number 42. In lecture number 42, we will discuss factor analysis and cluster analysis in detail. First of all, we will discuss factor analysis and after that we will discuss cluster analysis. Factor analysis, basically factor analysis वो टेक्निक है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर कर फ्यूअर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स में रिड्यूस करते हैं। क्योंकि जब कोई भी स्टडी की जाती है तो जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे डेटा कलेक्शन उतना ही टाइडी जॉब होगा, उसमें उतने ही एफर्ट्स लगेंगे और उतना ही रिजल्ट को कैलकुलेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो बेसिकली जो फैक्टर एनालिसिस है उसके थ्रू जब हम वेरिएबल्स को रिड्यूस कर लेते हैं तो जो मास डेटा है उसको हम श्रिंक कर कर स्मॉलर डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि वो मैनेजेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। तो जो फैक्टर एनालिसिस है वो सबसे पहले चार्ल्स स्पीयरमैन ने यूज़ किया था। वो साइकोलॉजिस्ट थे। तो आज की डेट में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हैं जब वो ह्यूमन पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस और टेस्ट हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें होते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो सारे वेरिएबल्स के बेस पर ह्यूमन पर्सनैलिटी की स्टडी की जाए। तो उसमें जो सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं उन सबको मिलाकर एक फैक्टर बना दिया जाता है जिससे कि उसके बेस पर रिजल्ट पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है लेकिन जो डेटा कलेक्शन है वो ईजी हो जाता है। तो धीरे धीरे मार्केटिंग रिसर्च में भी फैक्टर एनालिसिस का यूज होना स्टार्ट हो गया है। मार्केटिंग में नंबर ऑफ जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए फैक्टर एनालिसिस यूज होता है क्योंकि हाई स्पीड कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो उसके बेस पर जो डेटा कलेक्शन होता है उसका ईजिली एनालिसिस हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो फैक्टर एनालिसिस एक डेटा रिड्यूशन टेक्निक है जिसके थ्रू जो डेटा है उसको रिड्यूस किया जाता है। जो लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें से जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर कर उनकी ग्रुप कर कर कुछ लिमिटेड फैक्टर्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस एक्सपेंस, उन सब का हम एक सिंगल फैक्टर बना सकते हैं टोटल कॉस्ट। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस एक्सपेंस के बारे में अलग अलग डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय एक सिंगल फैक्टर है टोटल कॉस्ट, उसके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फैक्टर एनालिसिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये मेडिकल साइंस में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंसोम्निया, न्यूसिया और सुसाइडल। तो अगर हम देखे जाएं तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक सिंगल फैक्टर बनाया जाता है डिप्रेशन। तो अगर किसी में ये तीनों में से कोई सा भी एक फैक्टर है इट मीन्स वो पर्सन क्या है, डिप्रेस्ड है। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उनको रिड्यूस कर कर कुछ लिमिटेड फैक्टर्स बना दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल्स थे, इनको रिड्यूस कर कर एक सिंगल फैक्टर बना दिया। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ द फूड, फूड टेम्परेचर, फ्रेशनेस ऑफ द फूड, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फूड का टेस्ट कैसा था, टेम्परेचर गर्म था या नहीं था, फूड फ्रेश था या नहीं था। तो उसको हम रिड्यूस कर कर एक सिंगल फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं फूड क्वालिटी, और डायरेक्ट फूड क्वालिटी के रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन सर्वे कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई कंपनी सर्विस के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना चाह रही है तो स्टाफ बिहेवियर, वेटिंग टाइम, ये अलग अलग पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेटिंग टाइम कम है, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है तो बट ओबियस सर्विस अच्छी होगी, और अगर ये कोई भी पुअर है तो सर्विस पुअर होगी। तो इन दोनों की जगह एक सिंगल फैक्टर सर्विस में डिवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस यूज कब होता है, जब हम बहुत लेंथी क्वेश्चनर बना लेते हैं। आपको मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनर में बताया था कि 20 से 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए और वो रिस्पोंडेंट का 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो कहीं पर हमने खूब क्वेश्चंस बना लिए और हमारे 40 या 50 क्वेश्चंस हो गए तो कोई भी रिस्पोंडेंट है इतने क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो वहाँ पर हम फैक्टर एनालिसिस यूज़ कर कर जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको मर्ज कर कर एक सिंगल क्वेश्चन में डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि हमें डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और रिस्पोंडेंट उसको इजीली फिलअप भी कर ले। तो फैक्टर एनालिसिस का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला तो क्या है, जो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको रिड्यूस कर कर डेटा को सिंप्लीफाई करना और स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या है कि
कि जब हम लार्ज वेरिएबल्स को स्मॉलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे जो डेटा कलेक्शन की क्वालिटी है, जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि किसी भी वेरिएबल को किसी भी फैक्टर के अंदर डाल देंगे। हम जितने भी वेरिएबल्स के बेस पर एक सिंगल फैक्टर बना रहे हैं उनके बीच में आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मार्केटिंग रिसर्च में फैक्टर एनालिसिस कैसे यूजफुल हो सकता है कि इसके बेस पर हम वो हिडन और लेटेंट डायमेंशंस है प्रोडक्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। कई बार जो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो उस केस में हम फैक्टर एनालिसिस कर वेरिएबल्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस है वो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मेजर करने के भी काम आएगा, और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको जब हम एक सिंगल फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो उनके बीच में भी आपस में रिलेशनशिप को मेजर करने के काम आता है। तो ये टेक्निक कब यूजफुल है? जब हमारे पास लार्ज डाटा है और हमें उसे सिंप्लीफाइड और कंडेंस करना है, वहां पर हम फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं। और क्लस्टर एनालिसिस में भी जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं उसको बनाने के लिए भी फैक्टर एनालिसिस का यूज किया जा सकता है। लेकिन फैक्टर एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ही लिमिटेड वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत सारे वेरिएबल्स को आप कर दोगे। अगर आप 200-300 वेरिएबल्स होंगे तो उन वेरिएबल्स को रिड्यूस करने में टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी लगेगा। तो जैसे कि 50 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, आप उसका फैक्टर एनालिसिस यूज कर उनको 5 या 6 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर एनालिसिस में जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं उनकी रिलायबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि आपने अगर इंटर रिलेशनशिप को मेजर नहीं किया और आपने कहा कि 50 क्वेश्चंस हैं, इन 50 क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दो, और किसी रिसर्चर ने अपनी मर्जी के कोई भी 35 क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया और 15 क्वेश्चंस रख लिया और बोल दिया कि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल कब होगा? जब वाकई में आपने उन क्वेश्चंस को रिड्यूस कर ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया है जिसमें वो 3 या 4 क्वेश्चंस को रिड्यूस कर आपने जो एक क्वेश्चन बनाया है उसमें उन तीनों चारों क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। तो बेसिकली कहा जाए तो फैक्टर एनालिसिस रिसर्चर के जजमेंट और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसा रिसर्चर एक्सपीरियंस नहीं है तो फैक्टर एनालिसिस गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर को हिंदी में बोलते हैं ग्रुप, झुंड या समूह। तो क्लस्टर एनालिसिस कहाँ ज़रूरत होती है, कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस होती है? तो मार्केटिंग में कंसेप्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन। डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। की जो हेट्रोजीनियस मार्केट है जिसमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स डिफर हैं, उनमें से जिन कस्टमर की नीड्स और वांट्स सिमिलर है उनको एक जगह पर ग्रुप कर दिया जाता है और कंपनी उनके अकॉर्डिंग अपना मार्केटिंग मिक्स यूज करती है, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसकी प्राइस रखती है, उसका प्रमोशन करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो वहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए कंपनीज हैं वो क्लस्टर एनालिसिस करती है कि जो सिमिलर नीड्स वाले कस्टमर्स हैं उनकी एक जगह पर ग्रुपिंग कर देती है। जैसे कि फरारी है वो हाई एंड स्पोर्ट्स कार मार्केट है, तो जितने भी उसके कस्टमर्स होंगे वो सारे के सारे हाई एंड स्पोर्ट्स कार मार्केट वाले होंगे। तो बेसिकली मार्केट रिसर्चर है वो मार्केट को सेगमेंटेशन प्रैक्टिकल ग्राउंड के बेस पर भी कर सकते हैं और अपने इंट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो जो क्लस्टर एनालिसिस होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जजमेंट होता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड होता है जिसके बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। तो क्लस्टर एनालिसिस की मीनिंग क्या है कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको स्मॉलर नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव ग्रुप्स में कन्वर्ट करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? अगर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट किसी एक क्लस्टर या ग्रुप में आ गया तो वो दूसरे में नहीं आ सकता। और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रिस्पोंडेंट हैं और आपने 5 ग्रुप्स बनाए हैं, तो 1000 रिस्पोंडेंट्स 5 में से किसी ना किसी एक ग्रुप में आने चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव बोलेंगे। तो जो एक क्लस्टर होता है इनके अंदर हाई
इंटरनल होमोजीनियटी होती है, मतलब एक क्लस्टर के अंदर जितने भी रिस्पोंडेंट्स होंगे विद इन क्लस्टर उनकी नीड्स और वांट्स सेम होगी। और हाई एक्सटर्नल हेट्रोजीनियटी होती है, मतलब एक क्लस्टर के रिस्पोंडेंट्स दूसरे क्लस्टर के रिस्पोंडेंट से नीड्स और वांट्स में डिफरेंट होंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च में क्लस्टर एनालिसिस की इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो कंपनी है उसे मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ता है, उसके बेस पर कंज्यूमर्स और प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए वो क्लस्टर एनालिसिस यूज करती है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर एनालिसिस, यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेकर क्लस्टर एनालिसिस को समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 15 इंडिविजुअल्स हैं जिनके नाम A to O हैं, ABCDEFGHIJKLMNO। तो हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल परसेप्चुअल मैप बनाया हुआ है दो डेटाज के बेस पर, दो वेरिएबल्स के बेस पर, एक तो नंबर ऑफ वैकेशंस और एक्सपेंडिचर ऑन वैकेशंस ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। तो आप देखोगे तो ये डायग्राम है, 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्सपेंडिचर ऑन वैकेशंस है रुपीज़ में कि कितना पैसा खर्च किया है, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वैकेशन डेज हैं कि कितने दिन के लिए वैकेशन किया है। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक्सपेंसेस ऑन वैकेशंस पर कम है, राइट साइड में ज़्यादा होगा। और आप नंबर ऑफ वैकेशंस डे में बॉटम में देखोगे तो नंबर ऑफ डेज कम है और टॉप में देखोगे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमने जिसने जितना एक्सपेंस किया और जितने दिन का वैकेशन लिया उसके बेस पर यहाँ पे ग्राफ में ABCDEFGHIJKLMNO को प्लॉट कर दिया। अब आप देखोगे तो A, B, E और J में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि उन्होंने पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च किया वैकेशन पर, लेकिन नंबर ऑफ वैकेशंस कम दिन के लिए लिया। CMFHL में भी सिमिलरिटी है कि इन्होंने पैसा तो बहुत कम खर्च किया लेकिन वैकेशंस के डेज ज़्यादा थे। ONGKID में भी सिमिलरिटी है कि इन्होंने एक्सपेंडिचर भी मॉडरेट किया है और नंबर ऑफ वैकेशंस डेज भी मॉडरेट थे। तो यहाँ पर हमने 3 क्लस्टर्स बना दिए। एक क्लस्टर में तो ABEJ हो गए, मतलब वो क्लस्टर जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो पैसा तो ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन नंबर ऑफ वैकेशंस हैं वो कम दिन के लिए लेते हैं। भाई हो सकता है फॉरेन ट्रिप के लिए गए हैं, 5 स्टार होटल में रुके हैं, बाय एयर गए हैं, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया और डेज कम हुए हैं। CMFHL एक दूसरा क्लस्टर हो गया जिसमें जो कस्टमर्स हैं ये रिस्पोंडेंट्स हैं, तो क्लस्टर वो हो गया जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो पैसा तो कम खर्च करते हैं लेकिन नंबर ऑफ वैकेशन डेज ज़्यादा लेते हैं। वो चीप या लेस एक्सपेंसिव होटल्स में स्टे करते हैं, लेस एक्सपेंसिव फूड या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और चीपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं। और थर्ड क्लस्टर वो हो गया जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा वैकेशंस के लिए डेज यूज करते हैं, ना बहुत कम। तो ये आप देखोगे विद इन क्लस्टर सिमिलरिटी है। ABEJ आपस में सिमिलर हैं, ONGKID भी आपस में सिमिलर हैं और CMFHL भी आपस में सिमिलर हैं, लेकिन एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से क्या है, हेट्रोजीनियटी है। तो ये क्या हो गया, आपका क्लस्टर एनालिसिस हो गया। तो जो आपको ये समझाया है ये पूरा का पूरा यहीं पे लिखा हुआ है। तो अब कोई कंपनी है जो कि 5 स्टार होटल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो उसमें ये ABEJ वाले क्लस्टर को क्या करेगी, टारगेट करेगी। तो क्लस्टर एनालिसिस से कंपनीज को पता चल जाता है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के कस्टमर्स की क्या नीड्स है और उसमें कितने कस्टमर्स हैं, उनके बेस पर वो अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट करती है। अब नेक्स्ट है क्लस्टर एनालिसिस करने के मेथड्स। बेसिकली क्लस्टर एनालिसिस करने के 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट हिरार्किकल मेथड और सेकंड नॉन हिरार्किकल मेथड। हिरार्किकल मेथड में या तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है या वो तो टॉप डाउन होगी या फिर बॉटम अप होगी। तो हिरार्किकल मेथड 2 टाइप्स होगा, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में मतलब क्या होता है कि हेट्रोजीनियस को हम धीरे धीरे ग्रुप कर कर होमोजीनियटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने पूरा इंडिया कंट्री ले लिया, फिर उसके बाद इंडिया कंट्री को जोन में कर दिया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। फिर उसके बाद जो नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन में कस्टमर्स थे उनको स्टेट में कर दिया। फिर जो स्टेट में कस्टमर्स थे उनको डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स में कस्टमर्स थे उनको तहसील में कर दिया या आपका है ब्लॉक में कर दिया। उसके बाद जो तहसील में कस्टमर्स थे उनको रूरल एरिया में या फिर सिटी के बेस पर कर दिया। तो ये क्या होगी, टॉप डाउन अप्रोच। और इसका अपोजिट क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच। इसमें हम
सिमिलर को एक जगह पे ग्रुप करते जाएंगे और मिलकर एक बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। तो टॉप डाउन में तो बड़े क्लस्टर को, ग्रुप को छोटे क्लस्टर या ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और बॉटम अप अप्रोच में छोटे ग्रुप या क्लस्टर को बड़े ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले एक कॉलोनी में रहने वाले लोग थे तो उनका एक क्लस्टर हो गया, तो उन कॉलोनी में रहने वाले सब लोगों को मिलाकर एक सिटी का क्लस्टर बन गया। फिर अलग अलग तहसील में रहने वालों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर बन गया। फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक स्टेट का क्लस्टर बन गया। सब स्टेट्स को मिलाकर है नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन का क्लस्टर मिल गया, और सब जोन्स को मिलाकर एक सिटी का, एक कंट्री का क्लस्टर बन गया। तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो क्या है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच है, और राइट साइड में टॉप डाउन अप्रोच है। तो टॉप डाउन अप्रोच में आप देखोगे ए बी सी डी ई थे, फिर ए बी अलग हो गए, सी डी ई अलग हो गए, फिर सी डी ई में सी डी सेम थे तो एक साथ हो गए, ई अलग हो गया, फिर ए बी सी डी ई आपस में क्या हो गए, सब अलग अलग हो गए। तो बड़े क्लस्टर को हमने छोटे क्लस्टर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसका अपोजिट क्या होता है, बॉटम अप। अगर आप इसमें देखोगे ए बी सी डी ई अलग थे, इसमें जो सिमिलर थे ए बी उनको एक जगह पे ग्रुप कर दिया, सी डी ई अलग हैं, फिर सी डी सिमिलर थे तो उनको एक जगह पे ग्रुप कर दिया। तो स्टेप थर्ड में ए बी एक क्लस्टर हो गया, सी डी दूसरा क्लस्टर हो गया, और ई थर्ड क्लस्टर हो गया। अब सी डी ई को एक पैरामीटर के बेस पर एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, तो सी डी ई एक क्लस्टर हो गया, ए बी दूसरा क्लस्टर हो गया, और इनकी कुछ कॉमन नीड्स के बेस पर इन सबको एक कॉमन क्लस्टर ए बी सी डी ई में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, टॉप बॉटम अप्रोच है। तो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। सेकंड क्या आ जाता है, नॉन हिरार्किकल मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हम क्लस्टर को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो सिमिलरिटी होगी, उनको उसके बेस में एलोकेट करते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया एज के बेस पर, 20 साल से कम एज, 20 से 40 साल और 40 से अबो। अब हमारे पास 1000 कस्टमर्स हैं या रिस्पोंडेंट है, तो हम उनकी एज के बेस पर उनको जो पहले से ये प्री डिफाइंड क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर में डिवाइड करते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक ही क्लस्टर में सारे आएंगे। पहला रिस्पोंडेंट 20 साल से कम का है तो उसको पहले क्लस्टर में डाल दिया, दूसरा रिस्पोंडेंट 40 साल से ज़्यादा का है उसे तीसरे क्लस्टर में डाल दिया, थर्ड रिस्पोंडेंट है 20 से 40 वाला है तो उसे सेकेंड क्लस्टर में डाल दिया है, ग्रुप में डाल दिया। तो इसमें कोई सीक्वेंस या स्ट्रेट लाइन फिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिरार्किकल मेथड बोलते हैं। तो नॉन हिरार्किकल मेथड में पहले हम क्लस्टर फिक्स करते हैं और उसके बाद जो भी रिस्पोंडेंट है उसको उसमें क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। तो कितने क्लस्टर होने चाहिए ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि कोई कंपनी है वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो 2 ही क्लस्टर बना सकती है, 15 साल से कम एज ग्रुप के और 15 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के। लेकिन कोई कंपनी है वो बच्चों के भी कपड़े बनाती है, यूथ के भी कपड़े बनाती है और एडल्ट्स के भी कपड़े बनाती है, तो उसको 3 क्लस्टर्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने क्लस्टर्स हैं ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, यूजेज ऑफ क्लस्टर एनालिसिस इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्लस्टर एनालिसिस कहाँ यूज होता है, तो सबसे अटमोस्ट या इम्पोर्टेंट यूज क्लस्टर एनालिसिस का मार्केट में क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि किसी भी कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो मास मार्केट को टारगेट कर सके। तो कंपनी क्लस्टर एनालिसिस के थ्रू हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट करती है। सेकेंड है क्लस्टर एनालिसिस है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखोगे कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो कि 5 स्टार सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ए बी डी जे वाले क्लस्टर को, तो अब उसे पता चल गया कि 2 क्लस्टर और हैं, तो वो सेकंड क्लस्टर के लिए भी अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा सकता है, लेस एक्सपेंसिव रूम्स या लेस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को डिज़ाइन कर सकता है। तो क्लस्टर एनालिसिस के थ्रू वो जो नए प्रोडक्ट है वो नए प्रोडक्ट को भी क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। तो क्लस्टर एनालिसिस से टेस्ट मार्केटिंग करना भी इजी हो जाती है, क्योंकि क्लस्टर एनालिसिस हम कोई नया प्रोडक्ट है उसकी टेस्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें पता चल गया कि इस एज ग्रुप के या इस जियोग्राफिक एरिया के या इस ऑक्यूपेशन के कस्टमर्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकते हैं, तो हम टेस्ट मार्केटिंग उन्हीं से ही करेंगे जिससे कि हमारे जो टेस्ट मार्केटिंग के रिजल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक आएँ। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है।
जिसमें कि हमने फैक्टर एनालिसिस को और क्लस्टर एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर नट सेल में इनका मीनिंग समझें तो फैक्टर एनालिसिस डाटा रिडक्शन टेक्निक है, जिसके थ्रू लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि डाटा इजीली मैनेज हो सके और रिजल्ट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दिया जा सके। जबकि जो क्लस्टर एनालिसिस है वो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट सेगमेंटेशन में किया जाता है, जिसमें कि हम हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।